जय हिंद राजेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने फिर से मुझे समय दिया है, समय माँगा है और मेरे साथ हम लोग बैठे हैं। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आज दिन बड़ा अहम है। दरअसल 7 जून है और 7 मई से ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। 1 महीना हो गया तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बातचीत की जाए कि हमने पिछले 1 महीने में क्या कुछ लर्न किया है। आज से क्योंकि आपने एयरफोर्स में एक लंबा वक्त दिया है तो मैं उसी लिहाज से आपसे चीजों को समझना चाहूंगा। 1 महीने बाद मैं पाता हूं तो जो डिटेल से अब जानकारियां निकल के आ रही हैं कि पाकिस्तान ने चाइना के सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चाइना से मिली PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया। और अब ये बात छिपी नहीं है कि हम कहें कि नहीं कि हमारा कोई एयरक्राफ्ट लॉस नहीं हुआ है। यस, हमें नुकसान हुआ है, लेकिन जैसा हमारे CDS सर ने भी कहा कि प्रोफेशनल फोर्सेस जो होती हैं वो लॉस का नुकसान नहीं देखती हैं। वो ये ध्यान रखती है कि जो हमारे एम है क्या हमने उनको अचीव किया, और वो हमने किया। इस बात से हम एग्री हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारा लॉस हुआ है तो उसको आगे से ऐसा ना हो, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। उसमें चाइना की PL-15 मिसाइल, चाइना का J-10 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उससे पहले जो है 2019 में भी सर हमने देखा जब आफ्टर बालाकोट पाकिस्तान ने शायद एक ऑपरेशन स्विफ्ट रिट्रीट लॉन्च किया था। वहां पर भी उसने अमेरिका से मिली एयर टू एयर मिसाइल अमराम का इस्तेमाल किया था। तो उसी को मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आज एक खबर और आई है कि चाइना पाकिस्तान को PL-15 माफ करिए PL-17 मिसाइल दे रहा है, जो 500 किलोमीटर तक एयर टू एयर स्ट्राइक कर सकती है। इस बीच हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और हम कहां चूक रहे हैं, ये जो एयर टू एयर मिसाइल्स में हम कहां चूक रहे हैं रेंज के मामले में सर? देखिए राजेश, शुरुआत करते हैं सीडीएस सर के बयान से। और जी देखिए, अगर हमको देखना हो कि सीडीएस की इम्पोर्टेंस क्यों थी और क्यों इसकी डिमांड बहुत दिनों से चल रही थी, तो वो ऑपरेशन सिंदूर ने साफ-साफ बता दिया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो टॉप पर बैठा हो और वो तीनों जी सेनाओं को इंटीग्रेट कर सके। इसलिए सीडीएस का रोल बहुत अहम हो जाता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, वो साफ-साफ सबने देखी कि जितनी स्विफ्टली इंडियन एयर फोर्स, इंडियन आर्मी, एयर डिफेंस सिस्टम्स और जो भी ड्रोन सिस्टम्स, इन सबको इंटीग्रेट किया गया 3 दिन के ऑपरेशन में, 4 दिन के ऑपरेशन में, वो सिर्फ जी सीडीएस की बदौलत ही संभव था। तो ये चीज़, ये बहस अब खत्म हो चुकी है कि सीडीएस की आवश्यकता क्यों है। रही दूसरी बात, ये जो आप बयान बता रहे हैं, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है कि सीडीएस साहब ने स्वीकार किया कि हमें कुछ नुकसान हुआ है। तो देखिए, 1 महीना ही हुआ है और राजेश, आप और मैं इस बात को समझ सकते हैं कि एक टर्म होता है फॉग ऑफ वॉर। अभी जी वही समय चल रहा है, अभी चीज़ें धुंधली हैं, आपको एग्ज़ैक्टली कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये समझने में कब अभी और वक़्त लगेगा। 1 महीना का समय बहुत कम होता है। लेकिन अब धुंध छँटना शुरू हुई है, फॉग हटने लग गया है, तो अब कुछ-कुछ चीज़ें दिखने लग गई हैं। सीडीएस साहब ने जब ये बात कही कि हमें कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि हमें एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है। देखिए, जी एयरक्राफ्ट डाउन होना, एक एयरफ़ोर्स में मेरा अनुभव होने के नाते मैं कहता हूँ, एयरफ़ोर्स का जो एयरक्राफ्ट, जब हम डाउन होने की बात करते हैं, तो उसके कई सारे मायने होते हैं। उसका हमेशा मायना ये नहीं होता है कि हमारा एयरक्राफ्ट हिट हुआ है, दुश्मन ने उसको मार गिराया। उसका एक मायना ये भी होता है कि किन्हीं वजहों से वो अपने ऑपरेशन को पूरा नहीं कर पाया, किन्हीं वजहों से वो वापस आ गया। वो जहाँ से उड़ा था वहाँ ना पहुँच करके किसी और जगह पे उसको लैंड करवा दिया गया, या फिर उसमें जी कुछ टेक्निकल इश्यू हो गए जिस चक्कर में वो अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इसको भी डाउन होना बोलते हैं। तो अब सीडीएस कौन से डाउन की बात कर रहे थे, ये बातें आगे जब फॉग ऑफ वॉर और कम होगा तब समझ में आएगा। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट को हिट होने की बात नहीं हो रही होगी। यहाँ पर बात टेक्निकल इश्यूज की हो रही होगी कि हम ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन के लिए हम गए थे, उस समय उसको जी ऑपरेशन करने में हमको दिक्कत आई रही होगी, एयरक्राफ्ट डाउन हुआ होगा और उसके बाद जब वो कहते हैं कि हमने टैक्टिकल मूव्स फिर से किए, इसमें एक चीज़ और समझने की है राजेश जी, और इसके ऊपर शायद मैं उन बहुत चुने हुए लोगों में से हूँ जो इसके ऊपर बात करता हूँ, खुल के बात करता हूँ। देखिए, एयर अटैक आप जब दुश्मन के ऊपर करने जा रहे हैं, एक बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है। आपको टारगेट दे दिए गए 7-8 9 जो भी टारगेट्स हैं वो आपको दे दिए गए, आपको उन्हें हिट करना है। अब आपकी एयर फोर्स क्या करती है, आज तक क्या करती रही, सबसे पहले उन आँखों को फोड़ती है जो कि आपकी एयर फोर्स को, एयर अटैक को देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा हमला होना चाहिए था रडार्स के ऊपर। सबसे पहले हमारा हमला बिल्कुल होना चाहिए था एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर। जब वो आँखें जो हमको परेशान कर सकते हैं, जैम कर सकते हैं या हमको अपने
रडार के थ्रू लॉक कर सकते हैं, मिसाइल के थ्रू लॉक कर सकते हैं, हमको सबसे पहले उनके ऊपर अटैक करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। शायद इसके लिए गवर्नमेंट में साफ साफ कहा होगा, हिदायतें दे रखी होंगी कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो हमारी जो टैक्टिस, एयर अटैक की जो टैक्टिस होती है इतने बड़े ऑपरेशन की, बालाकोट से इससे कंपेयर मत करिए, वहां पे हमको बहुत 1 या 2 टारगेट्स को हिट करना था, और वो उसके लिए इतने बड़े हमें मूवमेंट की जरूरत नहीं थी, हमें कुछ एयरक्राफ्ट। लेकिन ये बहुत बड़ा मिशन था, इसमें 9 जगहों पे आपको हिट करना था, पाकिस्तान के अंदर डीप पेनिट्रेट करना था। तो आपको चाहिए था, जो आपकी टैक्टिस होनी चाहिए थी, सबसे पहले पाकिस्तान के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और उन आंखों को फोड़ा जाता जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते थे। वैसा नहीं किया गया पहले दिन। उसके बाद सीधे आप अपने टारगेट्स को अटैक करने जब जाते हो तो निश्चित तौर पर खतरे बहुत होते हैं। बिना वो सारे खतरे लाइव हैं, जो आपको देख सकते हैं, आपको हिट कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, आपको डॉग चेस में फंसा सकते हैं जी। और उनके पास Ps-15 जैसी BVR मिसाइलें भी हैं, जो कि काफी दूर से आपके ऊपर टारगेट कर सकती हैं, 100 किलोमीटर दूर से टारगेट कर सकती हैं। तो ये सब जो टैक्टिकल रूप से, मैं इसको एक मिस्टेक तो नहीं मानता हूं, मुझे लगता है कैलकुलेशन गलत हुई है। जो काम हमने बाद में 10 तारीख को किया, अगर वही हम 7 को करके और 10 को हम टारगेट से हिट करते, जो हम जिनको मारने जा रहे हैं, तब शायद बेहतर आउटकम हो सकता था। तब शायद और ज्यादा हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते थे, क्योंकि हमें उस समय हम खुद को हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते। तो ये एक मूव था, और शायद कहीं ना कहीं जनरल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल चौहान साहब, सीडीएस साहब, इस बात के ऊपर भी एक इशारा करके गए, जिसको लोगों ने फिलहाल नजरअंदाज कर दिया, कि वो जो टैक्टिकल मूव था उसको और बेटर किया जा सकता था। और मुझे नहीं पता कि उनका कहना क्या मतलब है, लेकिन मैं अपना एक आकलन लगा रहा हूं, मेरी एक एनालिसिस है कि वो ये भी कहना चाह रहे थे। रही बात, जब आप कंपेयर की बात करते हैं भारत की वायुसेना और पाकिस्तान की वायुसेना की, तो देखिए एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे आप BVR मिसाइल्स की बात करें, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स की, जो 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर हिट करते हैं, कुछ उनके पास हैं, कुछ हमारे पास हैं, कुछ क्रूज मिसाइल हमारे पास हैं, कुछ उनके पास चाइना से मिलने वाली हैं। उनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हमसे पहले आने वाला है, J-35, J-20 4.5 जनरेशन वो लोग बता रहे हैं, और हमने देख भी लिया कि J-20 ठीक ठाक काम कर लेता है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से बेवकूफ जहाज है, वो ठीक ठाक काम कर लेता है, वो भारत को एक चैलेंज कर सकता है। उसके बाद J-35 आने के बाद निश्चित तौर पर एयरफोर्स के मामले में उनकी ताकत हमसे कुछ नंबर्स में बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज बात ये भी रखना चाहते हैं कि ये अब जो लड़ाइयां हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एयर अटैक्स पे नहीं होंगी। यहाँ पर आपको एक कोलैबोरेटिव सिस्टम चाहिए, एक जो पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए, जैसा हमने देखा, और इस मामले में भारत जी सर की परीक्षा कर ली, और हमने उनका इंटीग्रेशन भी देख लिया थ्रू सैटेलाइट, और ऐसा पाकिस्तान ने भी किया। लेकिन अंतर दोनों में क्या है, पाकिस्तान की आड़ में चाइना लड़ रहा था और हम अपने इंडिजिनियस लड़ाई को लड़ रहे थे। तो ये सब चीजें समझनी चाहिए। काफी बेहतर हुआ है, 4 दिनों में हमने अपने आप को तौला है, और ये एक बड़े गर्व का विषय है कि अब हम इस फील्ड के ऊपर और ज्यादा काम कर सकते हैं। रही मिसाइलों की बात, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि PPL-17 में उनके पास आ रहा है, जो 500 किलोमीटर तक हिट करेगा। लेकिन उसके लिए हमारे पास भी कुछ तैयारियां हो रखी हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल शांत हैं। अभी 2 दिन पहले ही भारत ने रशिया के साथ 2 रडार्स के सौदों के लिए बातचीत करना शुरू करी है, जो कि 3000 से 8000 किलोमीटर तक देख सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं, टारगेट्स को, मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं, और साथ ही साथ इनको जो है हर तरह के स्टेल्थ फाइटर, क्रूज मिसाइल सबको डिटेक्ट कर सकते हैं। रशिया के पास टेक्नोलॉजी थी, और शायद हम उसको अभी फिलहाल लेना भी चाहते हैं, तो हम भी मजबूत हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये इस बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि 5th जनरेशन फाइटर पाकिस्तान के पास हमसे पहले आ जाएगा। और वहां जहां मैं इस पे इत्तेफाक रखता हूँ, तो ये भी बता दूं, 10 साल बाद हमारा AMC आएगा, लेकिन 10 साल बाद तक फाइटर जेट्स की लड़ाइयां पुरानी बातें हो चुकी होंगी। फाइटर जेट्स और मुझे लगता है कि दुश्मन 10 साल तक वेट नहीं करेगा, दुश्मन 10 साल तक वेट नहीं करेगा। अगले 1 से 2 साल, या कहूं कि 6 महीने, ये जो आने वाली सर्दियां हैं, ये बहुत क्रूशियल होने वाली हैं, बहुत क्रूशियल होने वाली हैं तीनों ही देशों के लिए। बस एक आखिरी पॉइंट जो मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है, मैं इत्तेफाक रखता हूं, देखिए आप कितने भी बड़े पहलवान हैं, आप कितने भी कमजोर इंसान को जब 2 थप्पड़ मारते हैं, तो एक थप्पड़ हल्का सा आपको वापस लग ही जाता है। इस चीज को एक नॉर्मल भाषा में कह रहा हूं कि आपने अगर पाकिस्तान के F-16 2 J-17 को डाउन किया है, जो उनके खुद DGISPR ने माना है, तो इसका मतलब कि नुकसान उधर हुआ है, और काफी नुकसान हुआ है। कम से कम 6 फाइटर जेट उनके गिराए गए हैं भारतीय वायुसेना की तरफ से, 2 अवाक्स गिराए गए हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए हैं, तो वो मैटर नहीं करता है। लेकिन बस एक आखिरी सवाल,
क्या हमने सांप को एक लाठी मारकर छोड़ दिया है? क्योंकि हमने फन नहीं कुचला, और जब तक कहा जाता है कि सांप का फन नहीं कुचला जाए, तब तक सांप मरता नहीं है, सांप बदला लेने की कोशिश करता है। देखिए राजेश, बिल्कुल सही है। और अगर पाकिस्तान के दृष्टिकोण से समझें तो पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही एंटी इंडिया दृष्टिकोण पर बना हुआ है। वो भारत के खिलाफ ही रहने वाला है, भारत को परेशान करेगा। और बिल्कुल सही बात है कि जिस समय सीज फायर हुआ उस समय हमारी सेना, हमारी एयरफोर्स अपने प्राइम पर थी, अपने पराक्रम के सबसे ऊंची सीढ़ी पर थी, सबसे बड़े पायदान पर थी। हमने अंदर घुस घुस करके लगभग सारे जो मेन एयरफील्ड्स थे उनको नष्ट कर दिया था पाकिस्तान के। हमने वो सारी चीजें खत्म कर दी थी जहां से हमारे ऊपर एयर अटैक होने की संभावना थी। कुछ, अब मुझे नहीं पता सच बात है कि गलत बात है, क्योंकि ये भी फॉग ऑफ वॉर में ही ढका हुआ है कि हमने शायद न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर भी कुछ गलती से हमले कर दिए थे, जिसके बाद कुछ वहां पर एक आपाधापी की सिचुएशन हो गई थी। खैर, चूंकि एयरफोर्स नहीं कह रही तो हम इस बात को गलत ही मान रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात से सहमत हूं कि सीज फायर अगर एक दिन और ना होता, और सिर्फ मैं नहीं, आपने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की बात सुनी होगी, भारत के पुराने थल सेना अध्यक्षों की बात सुनी है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यही बोल रहे हैं कि अगर 1 से 2 दिन का टाइम और दिया जाता तो शायद पाकिस्तान को हम इतना करारा जख्म दे देते कि आने वाले कई दशकों तक वो उबर नहीं पाता। तो ये मैं सहमत हूं कि सांप का फन बिना कुचले हुए हम वापस आ गए हैं। लेकिन ठीक है, जो भी है, अब सरकार की भी कुछ राजनीतिक मजबूरियां रहती हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी रहते हैं, सरकार की भी अपनी एक सोच रहती है। अब उस सोच के हिसाब से उन्होंने जो किया है, हम एक सैनिक होने के नाते सरकार के हर फैसले से संतुष्ट हैं। और जब हमें मौका मिलेगा तो उस फन को भी हम कुचल देंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जी बिल्कुल सर, सैनिक होने के नाते हम सरकार के साथ हैं, लेकिन पत्रकार होने के नाते मेरा काम है कि सवाल पूछता रहूं। ये मेरे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। लेकिन ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सर, क्योंकि अब आगे क्या होता है, मुझे लगता है कि 5 से 6 महीने बहुत क्रूशियल हैं। मानसून निकल जाए, उसके बाद सर्दियां जो हैं वो तीनों ही देशों के लिए, भारत, चाइना और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। क्योंकि सरहद के उस पार से जो मेरे इनपुट हैं वो बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेट्स सी, मे देखिए बी मैं गलत हूं। राजेश, एक बात और कहूँ, एक बात और राजेश, जाते जाते मैं कह दूं कि हमें जब जितना हम लेट करेंगे ना, उतना ही हम वर्ल्ड डिप्लोमेटिक चालों में फंसते चले जाएंगे। हमने देखा है जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा है, पाकिस्तान को हर जगह पर प्रेफरेंस दी जा रही है, जिस तरह से पाकिस्तान को के ऊपर पैसे बहाए जा रहे हैं, ये एक तरह का दबाव है जो भारत के ऊपर क्रिएट किया जा रहा है। ये जितना लंबा हम इस चीज को खींचेंगे उतना ही दबाव हमारे ऊपर बढ़ता जाएगा, क्योंकि दुनिया में देखिए जितने भी देश हैं, जितनी ताकतें, वो सिर्फ अपना फायदा देख रही हैं। आज वो पाकिस्तान को आतंकवादी देश होने के बावजूद उसको आतंकवाद विरोधी विरोधी गुट का अध्यक्ष बना रहे हैं। इसी से समझ में आता है कि बिल्कुल कितना बड़ा गेम चल रहा है। और इस बात को जरूर याद रखें कि ये साउथ एशिया के अंदर जो हो रहा है वो सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, इसमें दुनिया की महाशक्तियां अपने आप को तौल रही हैं। तौल रही हैं, और ये साफ तौर पे दिखाई भी पड़ रहा है। लेकिन चलिए, उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा, शांति रहेगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम तिवारी सर, आप आए और इस गंभीर मुद्दे पर आपने बात रखी। थैंक यू, जय हिंद सर। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश।